हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट गाइस। आज से हम नए लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम फॉरेस्ट्री या वानिकी के मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। मतलब अलग अलग टॉपिक से रैंडम क्वेश्चन उठाकर उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ में इसमें जो ऑप्शंस है उसको मैं क्लियर करते जाऊंगी। तो ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसके साथ में आपका जो जीके का पोर्शन है वो भी कंप्लीट होते चले जाइएगा। ये जो लेक्चर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है, मोस्ट सुटेबल होस्ट प्लांट फॉर टसर सिल्क वॉर्म इज़। ठीक है, तो इसको मैं इंग्लिश में पहले बता देती हूँ, फिर हिंदी में बता दूँगी। तो ये है, इसके ऑप्शंस है टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अलाटा, सोरिया रोबस्टा या वाइट मलबरी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मैं हिंदी में बता देती हूँ। टसर रेशम कीट के लिए सबसे उपयुक्त मेजबान पौधा कौन सा है? टर्मिनेलिया अर्जुन, टर्मिनेलिया अल्टा, सोरिया रोबोटा एंड मलबरी से। ये मलबरी है। ये चारों में से कौन सा ऐसा पौधा है जो कि रेशम कीट के लिए मेज़बान पौधे की तरह काम में आता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, दैट इज़ टर्मिनेलिया अल्टा। ठीक है, टर्मिनेलिया अल्टा। तो ये आपको याद रखना है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और चलिए मैं सिल्क के बारे में आपको कुछ बेसिक्स बता देती हूँ। सिल्क क्या होता है? सिल्क होता है एक तरीके का नेचुरल फाइबर प्रोटीन। ठीक है, सिल्क क्या होता है? तो सिल्क होता है एक तरीके का नेचुरल या प्राकृतिक फाइबर प्रोटीन। ठीक है, फाइबर का प्रोटीन होता है, ये आपको याद रखना है पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सिल्क होता है उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप 6 लेयर सिल्क की लगा ले तो आप उसको बुलेट प्रूफिंग के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। और सिल्क का अगर बात करें तो प्रोडक्शन के लिए आपको इंसेक्ट की ज़रूरत पड़ती है ना, जिसको हम कहते हैं सिल्क वर्म। ठीक है, और ये जो वर्म होता है या ये जो इंसेक्ट या कीड़ा होता है, इसकी जो लार्वा होती है उसके लार्वे के कारण ही ये अपने आसपास एक शील्ड बनाते हैं। और इनका जो भोजन होता है वो कुछ कुछ स्पेशल पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों पर ही ये रहते हैं और उसी का ये भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद में अपने आसपास में एक कवर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कुकून। ठीक है, ये जो कुकून होता है इसी से सिल्क मिलता है। सिल्क एक टाइप का प्रोटीन है, नेचुरल फाइबर प्रोटीन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिल्क में क्या होता है, तो सिल्क में होता है फाइब्रोइन। क्या होता है? फाइब्रोइन। ये आपको याद रखना है कि सिल्क में क्या होता है, सिल्क में होता है फाइब्रोइन। सिल्क प्रोटीन है, उसमें होता है फाइब्रोइन। ये जो फाइब्रोइन है इसी से ही सिल्क बनाया जाता है। और सारे जो सिल्क है उससे टेक्सटाइल नहीं बनती है। कुछ एक सेलेक्टेड सिल्क होते हैं जिससे कि टेक्सटाइल या कपड़े बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये है जो मलबरी जो सिल्क के लिए जो यूज़ होता है वो ये वाला है जो मैंने अभी आपको बताया था, टर्मिनेलिया अल्टा। ठीक है, टर्मिनेलिया अल्टा यही है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ फॉल्टी लैंड यूज सिस्टम? मिक्स्ड क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ऑल ऑफ द अबव। चलिए इसको हिंदी में भी बता देती हूँ मैं। कौन सी दोषपूर्ण भूमि उपयोग प्रणाली है? मिश्रित फसल, एकाधिक फसल, स्थानांतरित खेती या ये सभी? तो ये जो क्वेश्चन है ये रिगार्डिंग है कि अगर आप मिक्स्ड क्रॉपिंग कर रहे हैं, मतलब एक जगह पे 2 फसलें ले रहे हैं। ठीक है, मिला करके फसलें ले रहे हैं। और ऐसी फसलों को लगाने का एक ये कारण होता है कि न्यूट्रिएंट जो है, पोषण जो है, दोनों ही फसलों को मिल पाए और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे की ग्रोथ को भी अल्टर ना करें। तो इस तरीके की क्रॉपिंग को हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक भूमि पे या एक लैंड पे एक समय पे एक से ज़्यादा फसल लेना या 2 या 2 से अधिक फसलों को लेना, ये मल्टीपल क्रॉपिंग में आ जाता है। तीसरी बात आती है स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब इसको हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं, जूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है इसको सही नहीं माना जाता है। कि इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो एक तरह से जंगल को पहले तो उनको जलाते हैं, जलाने के बाद वहाँ पर जो है खेती करते हैं। खेती करने के बाद जैसे ही वो भूमि जो है वो अनउपजाऊ होने लग जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम होने लग जाती है,
तो वो दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं और वहाँ के जंगलों को जला करके फिर से खेती करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है इसको आइडियल नहीं माना जाता। तो हमारा जो आंसर है वो होगा दोषपूर्ण कौन सा है इसमें, तो इसमें है स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरण की खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये है मिक्स्ड क्रॉपिंग का एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताया था, एक से दो क्रॉप आप एक साथ उगा रहे हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग। अभी देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि आप अलग अलग तरीके के पौधे लगाते हैं। साथ ही साथ अब बता देती हूँ मैं शिफ्टिंग में क्या होगा। देखिए जूम शिफ्टिंग में क्या हो रहा है, ये एक तरह का आप क्या कर रहे हैं, पेड़ों को हटा रहे हैं, पेड़ों को जंगलों को हटा रहे हैं जला करके, ये देख सकते हैं आप। साथ ही साथ में आप यहाँ पर फिर क्या करेंगे, कृषि करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इंडिजीनियस होता है। इंडिजीनियस मतलब वहीं के स्थान पर रहने वाले जो कृषक हैं वो इस कृषि को परफॉर्म करते हैं। फार्मर्स क्या करेंगे, स्लैश करेंगे मतलब काटेंगे पेड़ों को और फिर वहाँ पर उसको बर्न कर देते हैं और फूड क्रॉप्स बनाना चालू कर देते हैं। जैसे ही मिट्टी की जो उपज जो है वो कम हो जाती है तो वो दूसरे जगह पर चले जाते हैं और जंगल्स को फिर से बर्न करने लगते हैं। तो ये दोषपूर्ण होता है। ठीक है, मेल प्रैक्टिसिंग है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विच इज़ फायर रेजिस्टेंस बैम्बू स्पीसीज। मतलब अब इसको मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। अग्नि प्रतिरोधी बांस प्रजाति कौन सी है, तो इसको हम हिंदी में इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। पहला होता है डेंड्रोकेलेमस हैमिल्टोनी, सेकंड है मेलोकाना बैम्बू सॉइडिस। तो ये दो प्रकार की ऐसे बांस की प्रजातियां हैं जो दोनों की दोनों ही फायर रेजिस्टेंट का काम करते हैं, मतलब अग्निशमन करने का काम करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है, डेंड्रोकेलेमस हैमिल्टोनी एंड मेलोकाना बैम्बोसॉइड्स। ये दोनों प्रकार की बांस की प्रजातियां हैं जो कि फायर रेजिस्टेंस का काम करते हैं, अग्निशमन का काम करती हैं। अब बैम्बू क्या होती है, बैम्बू जैसे आप सबको पता है कि ये ग्रास फैमिली से है, एक टाइप की घास होती है बैम्बू या बांस। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या है, देखिए पारंपरिक तौर पे देखें तो हम सब जानते हैं कि इसका मेडिसिनल यूज़ भी है। ठीक है, इसका मेडिसिनल यूज़ भी होता है। मेडिसिनल यूज़ कैसे, अगर मान लीजिए आपको कोई ज़ख़म लग गया है तो इस ज़ख़म को भरने के लिए भी बैम्बू का जो हमारी पारंपरिक दवाइयाँ हैं उसमें इस्तेमाल में ये आता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो लगभग 24 घंटे में इनकी ग्रोथ इतनी होती है कि ये 24 घंटे में 3 से 4 फीट भी बढ़ सकते हैं अगर इनको अप्रोप्रिएट क्लाइमेटिक कंडीशन मिले या इनके अनुसार इनको जलवायु मिल जाए तो ये 3 से 4 फीट भी ग्रो कर सकते हैं। इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। साथ ही साथ जो बांस होते हैं उनमें क्षमता होती है लगभग ये दूसरे पौधों से 30% ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का भी काम करते हैं। साथ ही साथ इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे मजबूत ये होते हैं बैम्बू। तो ये हमने देख लिया कि डेंड्रोकेलेमस हैमिल्टोनी और मेलोकाना बैम्बोसॉइड्स, ये दो प्रकार के बांस हैं जो कि यूज़ में आते हैं फायर रेजिस्टेंस या अग्निशमन करने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं ये बैम्बू का स्ट्रक्चर है। विच कंट्री रिप्रेजेंट लार्जेस्ट प्लांटेशन ऑफ यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस या नील यूकेलिप्टस जिसको हम हिंदी में कहते हैं नीलगिरी। तो आपको ये बताना है कि लार्जेस्ट प्लांटेशन यूकेलिप्टस का कौन से कंट्री में होता है, कौन से देश में होता है। ठीक है, यूकेलिप्टस का सबसे बड़ा वृक्षारोपण किस देश का प्रतिनिधित्व करता है, या कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा यूकेलिप्टस या नीलगिरी का उत्पादन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए यूकेलिप्टस, ये आप देख सकते हैं और इसमें ये याद रखना है आपको, इसमें ये याद रखना है कि यूकेलिप्टस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, तो इसका नाम होता है यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
हार्डवुड इज़ प्रेजेंट इन, हार्डवुड किस में प्रेजेंट होता है? तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये सारे टर्म्स किसके हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ये सब प्लांट के अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब जो कि पादप होते हैं उसके अलग अलग ये वर्गीकरण है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स। तो आपको ये याद रखना है कि हार्डवुड किस में प्रेजेंट होगा, जो कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि जिसमें फ्लावर लगेंगे, एंजियोस्पर्म्स, इसमें हार्डवुड मिलता है। ठीक है, अगर बोथ रहे तो उसमें आपको नहीं लगाना है, आपको याद रखना है हार्डवुड किस में मिलेगा, तो एंजियोस्पर्म में मिलेगा, मतलब ऐसे प्लांट जिसमें फूल लगते हैं उनको एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में रखा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हार्डवुड किस में उपस्थित होता है, तो एंजियोस्पर्म ये हो गया। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देती हूँ प्लांट्स का। ठीक है, अगर पौधों को आपको वर्गीकृत करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसे जो कि बीज नहीं बनाते, ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं पाए जाते या जो बीज नहीं बनाते हैं उसमें आप क्लासीफाई कर सकते हो, या दूसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है जो बीज बनाते हैं, डोंट मेक सीड्स और मेक सीड्स। ठीक है, अब जो सीड नहीं बनाएंगे तो उनको फर्दर आप क्लासीफाई कर सकते हो कि जिसमें रूट ना हो, सही जो ट्रू रूट होते हैं वो नहीं होते, स्टेम्स नहीं होते, लीव्स नहीं होते। ठीक है, तो रूट नहीं होते, स्टेम्स नहीं होते और स्ट्रक्चर भी नहीं होता, तो इसका एग्जांपल है एल्गी, ये आप देख सकते हैं एल्गी है ना। साथ ही साथ में जिसमें रूट्स और स्टेम्स और लीव्स भी हो उसको कहते हैं हम फर्न्स, ये आप देख सकते हैं, आपको ये फर्न्स का एग्जांपल है। साथ ही जिसमें कुछ रूट्स हो, स्टेम्स हो, लीव का स्ट्रक्चर भी मिल जाए तो इसको कहते हैं मोसेस। क्या कहते हैं, मोसेस। इस तरीके से आपको याद रखना है। और ऐसे प्लांट जो सीड बनाते हैं, सीड बनाते हैं लेकिन फ्लावर नहीं आते उनमें, तो उसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। ये कॉनिफर्स में आ जाएंगे। और साथ ही साथ ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड्स भी बनते हैं, फ्लावर भी आते हैं, तो इसको कहते हैं हम एंजियोस्पर्म। तो मैंने आपको बताया कि हार्डवुड किस में मिलेगा, तो एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा हार्डवुड। और सॉफ्टवुड किस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग ये है कि सॉफ्टवुड किस में मिलेगा, तो जिम्नोस्पर्म्स में मिलता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवुड किस में मिलेंगे, तो सॉफ्टवुड हमको मिलेंगे जिम्नोस्पर्म्स में। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है गाइस, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमसे अगर एग्जामिनेशन में बेसिक्स भी आए तो वो छूटने नहीं चाहिए। अनावृत बीजी कहते हैं इसको, जिम्नोस्पर्म को, तो ये आपको याद रखना है। फॉडर फ्रॉम टी इज़ यूजुअली कंसिडर्ड एज, ट्री से जो भी फॉडर मिलता है, फॉडर मतलब ऐसी चीज़, घास या जो भी चीज़ जो एनिमल्स के खाने में काम में आते हैं, तो उसको कहते हैं समर फॉडर। ये फॉडर है ना, समर फॉडर, उसको कहते हैं समर फॉडर। फॉडर है ना ये, फॉडर मतलब होता है चारा। तो पेड़ों से जो हमको चारा मिलता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं समर फॉडर। पेड़ों से चारा आमतौर पर माना जाता है ग्रीष्मकालीन फॉडर। फॉडर है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसीज आर फंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में या सामाजिक वानिकी के बारे में मैंने लेक्चर सीरीज़ में टॉपिक वाइज जो लेक्चर बनाया उसमें काफ़ी डिटेल में बताया है, साथ ही एमसीक्यूज़ भी उसके प्रेजेंट है। आप फॉरेस्ट्री या वानिकी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं इसमें ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। सोशल फॉरेस्ट्री या सामाजिक वानिकी का मतलब होता है कि वहाँ जो भी वन है, वहाँ के जो समुदाय हैं उनको ध्यान में रख करके, साथ ही साथ में कम्युनिटी का तो आप ध्यान रखेंगे ही, तो वहाँ के लोगों को वानिकी से जोड़ना, वानिकी से जोड़ने के साथ साथ उनके जो हित है उनको उनका संरक्षण करना, ये सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो सोशल फॉरेस्ट्री आप जा कर के उस लेक्चर सीरीज़ में देख सकते हैं। तो आपको ये बताना है कौन सी एजेंसीज़ हैं जिन्होंने सामाजिक वानिकी के विस्तार के लिए, उसके विकास के लिए फंड देने का काम किया है। तो कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, स्वीडिश मतलब कनाडा की जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, स्वीडन की जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, वर्ल्ड बैंक। तो इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही एजेंसियां ऐसी हैं जिन्होंने सामाजिक वानिकी, ठीक है, वानिकी के विकास के लिए ये फंड दे रही है। तो कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, स्वीडन की ना, ये स्वीडिश मतलब वहाँ की जो
स्वीडन में इससे रिलेटेड जो भी होगा उसको हम स्वीडिश कहते हैं। तो स्वीडन जो है वहाँ की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और विश्व बैंक, ये सभी एजेंसीज़ है वो सामाजिक वानिकी के प्रमोशन के लिए फंड देने के लिए अभी जो है उस क्षेत्र में काम कर रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच ट्री इज़ यूज्ड फॉर डाई प्रिपरेशन। अब डाई बनाने के लिए, ठीक है, डाई बनाने के लिए कौन से ट्री का यूज़ होता है? तो यूकेलिप्टस का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे डाई तैयार करने के लिए किस पेड़ का उपयोग होता है? तो यूकेलिप्टस इसका ऑप्शन है। यूकेलिप्टस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि मैक्सिमम प्लांटेशन यूकेलिप्टस या नीलगिरी का कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस, उसके बाद आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। साइंटिफिक बेसिस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर इज़। अब सिल्वीकल्चर आप किसके अंतर्गत करते हैं? सिल्वीकल्चर जैसे मैंने आपको बताया था कि कमर्शियली आपको चाहिए, अगर जो टिम्बर की रिक्वायरमेंट है, जो वुड की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप सिल्वीकल्चर परफॉर्म करते हैं। तो ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। वन प्रबंधन के अंतर्गत ही सिल्वीकल्चर आता है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। सिल्वीकल्चर अभ्यास का वैज्ञानिक आधार क्या है? तो ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट है या वन प्रबंधन है। तो गाइज आज का लेक्चर होता है ख़त्म। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए एमसीक्यूज़ में लेकर के आऊँगी, जिससे हम बैकग्राउंड को भी देखते चले जाएंगे। थैंक यू, कीप स्टडिंग।